अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। कुर्बानी का जानवर जब आप ख़रीदने जा रहे हैं तो महंगे तरीन कुर्बानी के जानवर, सभी लोग परेशान हैं और आजकल यही सिलसिला चल रहा है जी। कुछ लोग विंडो शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ भावताव करके वापस आ जाते हैं कि अच्छा शायद ईद पास आए तो जानवर सस्ता मिल जाए। तो हर जगह पर ये चीज़ें हम देख रहे हैं। अच्छा जी, अब हम तो आपको गुड लक कह सकते हैं कि आपको अच्छा तगड़ा जानवर कम पैसों में मिल जाए, जो कि हर किसी की कोशिश है। बट कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। जहां हम कहते हैं ना कि जानवर बहुत खूबसूरत होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, वहीं पे जानवर तंदुरुस्त भी होना चाहिए। ये आपके जो खुसूसी तौर पर कुर्बानी के अहकामात हैं उसमें शामिल है कि अच्छा, खूबसूरत, तगड़ा और तंदुरुस्त जानवर आप लें, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें। अब होता यहाँ पे ये है कि दो नंबरी कर जाते हैं लोग। रात के टाइम आप जानवर लेकर आए तो उसकी टांग खराब निकल आई, वो बीमार जानवर था। अब हम आज के प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप अगर कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाएं तो आपको पता हो कि कुर्बानी का जानवर जो आप लेने जा रहे हैं वो तंदुरुस्त है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त जानवर है, बीमार तो नहीं है, लागत तो नहीं है, कोई उसकी टांग वगैरह डैमेज तो नहीं हुई। ये तमाम चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आप तगड़ा जानवर ख़रीद के लेके आते हैं, जैसे ही आप यहाँ लेकर आए तो आपका जानवर बीमार हो गया। समटाइम ऐसे होता है कि एक जानवर मुसलसल बोले जा रहा होता है, वजह क्या होती है ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर बच्चे जो है ना वो एक्स्ट्रा केयर करने के चक्कर में जानवर को बहुत ज़्यादा खिला पिला देते हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाते हैं, तो अच्छा खासा आपका जानवर बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है जी, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। यूआस से प्रोफेसर मोहम्मद इजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कुर्बानी का जानवर जो लोग लेने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर किन चीज़ों का ख्याल रखना है? मुझे एक तंदुरुस्त जानवर की निशानियां बता दें। तो पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। तो आपने बड़ा अच्छा रेलेवेंट सवाल किया है, क्योंकि जब मंडी में जानवर लेने जाते हैं तो हमें चंद बेसिक चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि जानवर को चला के देखें। अच्छा। बाज़ दफ़ा फार्मर्स ने जानवर को मुंह से पकड़ा होता है। अच्छा, एक बीमारी होती है, उसको सर्कलिंग डिजीज़ कहते हैं। अच्छा। जब उसने जानवर को मुंह से पकड़ा होगा तो जानवर चक्कर नहीं काटेगा। तो कोशिश करें उस मालिक को कहें इसको छोड़ दें, चला के देखें। अगर जानवर चक्कर काटेगा आपको समझ में लग जाए कि जानवर चक्कर काट रहा है या नहीं काट रहा, क्योंकि दिमाग के कुछ कीड़े होते हैं। अगर जानवर गलती से परचेज़ कर ले उसका इलाज नहीं होता। दूसरा ये है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापारी लोग ना इस सीज़न में क्या करते हैं, वो उसकी जो र्यूमन जिसको हम कहते हैं वक्की बोलते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो बेसन वाला पानी या शीरे वाला पानी पिलाते हैं। वो जो हम कहते हैं ना कि कमज़ोर से बकरे को 2-4 दिनों में उन्होंने तगड़ा करके बेचना होता है, तो क्या करते हैं? आपने क्या करना, उसके जो र्यूमन है राइट साइड को देखना। आपने अगर देखना कि जानवर गोश्त वाला है तो उसकी हड्डियाँ देखें, रिब केज देखें। ठीक है। अगर जानवर ने उन्होंने शीरे का पानी पिलाया या बेसन का पानी पिलाया तो उसको जस्ट मोटा करने के लिए बनाया, ताकि वो रेट अच्छा आपसे ले सके। उसका नुकसान ये है कि अब जब चलाएंगे जानवर, चलेगा नहीं जानवर। अच्छा। दूसरी दूसरी कोशिश ये करें, जब जानवर परचेज़ करने से पहले उसको चारा डाल के देखें। कोशिश करें जानवर वो लें जो चारा खा रहा हो, क्योंकि अगर एनिमल ऐसा है जिसको एसिडोसी तेज़ाबियत वाला एलिमेंट हुआ होगा तो जानवर खाना पीना छोड़ देता है। तो कोशिश करें जानवर को चारा डाल के देखें। अगर जानवर चारा खा रहा है इसका मतलब जानवर ओके है। बड़ा जानवर भी छोटा जानवर, बड़ा जानवर भी छोटा जानवर। इसके अलावा आपने अपेरेंटली देखना है कि टांग में कोई लेमनेस तो नहीं है, क्योंकि एनिमल ट्रांसपोर्ट होके आते हैं फ्राम जो हमारे दूसरे शहरों से, छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं। तो बाज़ दफ़ा उतारते हुए चढ़ाते हुए उनके ज़ख्म हो जाते हैं। तो आपने जानवरों को चला के देखना है कि जानवर में कोई ज़ख्म वगैरह तो नहीं, चीज़ों का एलिमेंट है। ठीक है। इसके अलावा अपेरेंटली आपने उसकी नॉस्ट्रिल को चेक करना है, कोई नाक से मवाद तो नहीं आ रहा। अच्छा। उसकी आंखें चेक करनी है कि आंखों से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, मुंह से कोई राल टपक तो नहीं रही, मुंह से सलाइवा तो नहीं आ रहा। अच्छा। उसकी कान को देखना है, कान अलर्ट है, एक्टिव है या अच्छा, नहीं अब ये जो तमाम निशानियां आप बता रहे हैं कि जानवर का कान देखें, नाक देखें, मुंह से देखें, ये क्या बीमार जानवर की निशानियां? नहीं, ये सेहतमंद जानवर की निशानी। अगर ये एक्टिव है, आंख से कोई चीज़ नहीं आ रही, नाक उसका कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा, मुंह से कोई रालें नहीं टपक रही, उसकी ईयर एक्टिव अलर्ट है, तो एनिमल आपको लगेगा हेल्दी एनिमल। अगर कोई नाक से डिस्चार्ज आ रहा है या आंखों से डिस्चार्ज आ रहा है या मुंह से डिस्चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है जानवर वो हेल्दी नहीं है। तो उसको अवॉइड करें चीज़ों को। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो डॉक्टर साहब ने चीज़ बताई मैं तो हैरान हो गई हूँ कि सर से पकड़ा होता है जानवर को, वो बीमारी है जी। अगर आप जानवर को खुलवा के चला के देखेंगे प्रॉपर, अगर वो चक्कर काट रहा है तो वो नॉर्मल जानवर है, ये आपने ज़रूर करना है।
जानवर लेने से पहले उसको चला के देखना है। अच्छा, मैं आपको वैसे रिकमेंडेशन यही है कि सुबह जाके जानवर ले। रात के टाइम बहुत सारी मंडियाँ सजती हैं, लोग रात को जानवर ले आते हैं, सुबह उठ के पता चलता है कि जानवर बीमार है, वो सही चल ही नहीं रहा है। बाज़ तो हमारे पास ऐसे केस भी आते हैं कि मैगट्स वुंड होते हैं, ख़ास तौर पे जो शीप के छतरे के अंदर आते हैं, तो वो ज़ख़म काफ़ी डीप होता है, उसमें कीड़े पड़े होते हैं। ओह माय गॉड। तो लोगों ने ऐसे किया होता है, रात के वक्त ये गलती होती है कि वो जो वूल उतार के ना उस ज़ख़म पे चिपकाई होती है। हो। जब वो बाज़ वक्त घरों में जब जाते हैं तो बच्चे शौक से नहलाते हैं, जब उस ज़ख़म वाली जगह पे पानी मारते हैं तो मैगट्स जो कीड़े हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे पास यूआस के अंदर केसेस को लेके आते हैं, क्योंकि आपको पता कुर्बानी, बीमार जानवर की कुर्बानी नहीं लगती, तो वो ज़ख़म ठीक होने में टाइम लगता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये ज़ख़म तो ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो बात जो आपकी बात है कि रात को अवॉइड करें और कोशिश करें जो हाइडिंग प्लेसेस है ना, कि जो नीचे वाली टांगों में और जो उसके अगली टांगों में हाथ डाल के देखें ज़ख़म नीचे तो नहीं है ना। हम अपेरेंटली ऊपर से देख रहे होते हैं, नीचे वाली साइड से नहीं देख रहे होते हम उसको। तो आप कोशिश करें अच्छे तरीके से जानवर को मुआयना करें ताकि परचेज करने से पहले चीज़ें करें। अच्छा जी, अब शदीद गर्मी जो है ये एक तंदुरुस्त जानवर को भी मुतासर करती है? हाँ डेफिनेटली, आजकल मौसम काफ़ी गर्म हुआ है। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो एनिमल को रीहाइड्रेट करें, कोशिश करें 24 घंटे जानवर के सामने पानी अवेलेबल हो, और कोशिश करें अगर हो सके ORS निमकोल जिसको कहते हैं, वो सुबह शाम एक पैकेट पानी में डाल दें ताकि एनिमल के इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो सके। वाह, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। ये तो इंसानों को ज़रूरत होती है। नहीं, ये जानवरों के लिए, क्योंकि जानवर भी जिंदा चीज़ है, उसको भी इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होते हैं। यानी जो कुर्बानी का जानवर, बड़ा जानवर, छोटा जानवर खरीद के लेकर आ रहे हैं, वो कुर्बानी के जानवर के लिए दिन में 2 दफ़ा ORS पानी में सुबह या शाम ORS का पैकेट लेके, ताकि उनकी रीहाइड्रेशन अच्छी हो जाए। ज़बरदस्त। और दूसरी बात, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, कोशिश करें कुछ शेड वाली जगह पे बांधे। अगर हो सके तो सीलिंग फैन अवेलेबल कराएं, नहीं तो पेडिस्टल फैन अवेलेबल कराएं। ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है जानवर खाना पीना छोड़ देता है, चलो का एलिमेंट है। अच्छा। और सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि जानवर कच्चे के इलाके से आता है जहाँ सॉइल फ्लोर होता है, तो घरों में स्पेस कम होती है, हम छत पे बांध देते हैं। छत पे पक्का फ्लोर होता है, जैसे जानवर बैठता है उसके घुटनों पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, इसको नी हाई ग्रोमा बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो बाहर गैराज में टाइलें और मार्बल वगैरह लगा होता है वो भी अनकंफर्टेबल होता है? हाँ, अब वो क्योंकि हार्ड फ्लोर है, तो उसके लिए कोशिश करें घर में 2-3 पुरानी बोरियां पड़ी हों या कोई पराली वाला एलिमेंट है, ताकि कुशन वाला एलिमेंट मिल जाए जानवर को, और उसके जो जॉइंट्स का मसला है ना, उसमें स्वेलिंग ना हो। स्वेलिंग हो जाती है बाद तो हमें वो फ्लूइड को निकालना पड़ता है उसके बड़ा अंदर आपने से। ज़बरदस्त बात बताई है। हम तो इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं रखते। कुर्बानी के जानवर को अहकाम तो ये है कि आपने बहुत मोहब्बत से, प्यार से उसकी टेक केयर करनी है। तो डॉक्टर साहब ने अच्छी चीज़ मेंशन कर दी कि हम कहते हैं जी साफ़ सुथरा हमारा घर है, माहौल साफ़ सुथरा है, यहाँ जानवर बड़े सुकून से बैठेगा। बट ये टाइलें, मार्बल, ये कुर्बानी के जानवरों के लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं हड्डियों में उनकी दर्द होती है, तो उसके लिए आप नीचे अगर कुछ बिछा देंगे, कोई बोरी वगैरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, एक आपने बता दिया कि निमकोल का इस्तेमाल लाजमी कराएं। दूसरा, खाने में बेस्ट क्या चीज़ है? हम तो बच्चों को देखते हैं हर खाने के लिए चीज़, फ्रूट देते चले जा रहे हैं, कोक्स पिलाते चले जा रहे हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा केयर शो कर रहे होते हैं ना जानवर की। तो एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 4-5-10 दिनों में जानवर ने मोटा नहीं होना, हमें उसको रियलाइज़ कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम यह था कि हम जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो जिसको हम बोलते हैं कि कार्ब, आजकल तो इंसानों में आम वर्ड है, कार्ब को रिस्ट्रिक्ट करें। तो कहीं ना कहीं हम जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा काज ये कि कुर्बानी का जानवर, इसको खाने से नहीं रोकना। वो हम घर में रात को चावल बचते हैं, रात को नान बचे हैं, सुबह रोटी बची है, दाना खिला दे उसको, फिर बच्चे बाहर लेके गए, कोई सेब खिला दिया, फिर मेलन के पील खिला दिए, वाटर मेलन के पील, ये सारे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जब ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो एक ख़तरनाक जानलेवा बीमारी जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिडोसिस, तो उससे जानवर मर भी सकते हैं, चीज़ों का एलिमेंट है। तो कोशिश ये करें कि जानवरों को ग्रीन फूड, जो सबज चारा है उसको जितना मर्जी खिलाएं, लेकिन जो कंसनट्रेट है जिसमें सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं, वो एक कोशिश करें एक जानवर के लिए 200 ग्राम 250 ग्राम से ज़्यादा ना खिलाएं एक दिन के अंदर, छोटे जानवर के लिए। ठीक हो गया। समटाइम ये होता है अच्छा खासा जानवर आप जहाँ से लेकर आते हैं वहाँ पे वो अच्छा खासा खड़ा होता है, देख के आप लेके आते हैं, जैसे ही घर ला के आप बांधते हैं वो सारी रात बोलता रहता है, क्यों? जब सारी रात जब आपने लेके आया, क्योंकि व्यापारी लोगों ने शीरे वाला पानी या बेसन वाला पानी पिलाया होता है, उसका एब्डोमेन डिस्टेंड कर जाता है, एनिमल को पेट में दर्द महसूस हो रहा होता है। अच्छा। जब पेट में दर्द महसूस होता है सारी रात वो बोलता है एनिमल है। तो कोशिश करें कि एनिमल्स को थोड़ा सा भी कोई मेडिकल इशू हो
तो रेलेवेंट जो वेटनरी डॉक्टर है, और आजकल हमारी यूनिवर्सिटी ने 24 घंटे यानी ये हॉस्पिटल नॉर्मल open- सिम्टम नहीं है। अगर आपका कुर्बानी का जानवर सारी रात बोलता चला जा रहा है तो हम कहते हैं शायद जगह चेंज हुई है, शायद उसको इन्वायरमेंट नहीं अपना वो लग लेकिन रहा। अगर वो थोड़ी देर के लिए तंग कर रहा है तो दैट इंडिकेट कि जगह चेंज हुई। अगर पूरी रात उसको पेन वाला साइन महसूस होगा, क्योंकि जानवर ने बोल के नहीं बताना ऑब्वियसली कि उसको दर्द हो रहा है। अगर वो जगह चेंज होगी तो जब लाइट बंद करेंगे या किसी एनिमल के साथ रखेंगे, एनिमल कंफर्टेबल हो जाएगा। अगर वो पूरी रात अगर उसको अब्डोमिनल पेन होगा, उसमें से फिर आपको आवाज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें आपने जो है ना वो लाजिम देखनी है। ब्रेक ले लें, फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम बात कर रहे हैं कि आपका कुर्बानी का जानवर तंदुरुस्त होना चाहिए। तंदुरुस्त अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उसको तंदुरुस्त आपने भी रखना है। वो चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं जो आपने कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए लाजम व मलजूम देखनी है। डॉक्टर साहब, एक बीमारी चिच्चड़ कहते हैं, वो क्या होती है और उसकी कोई सिम्टम्स, वो जब हम कुर्बानी का जानवर लेकर आ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि ये जानवर ठीक है? कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो ईद से रिलेटेड होती हैं, वो मैंने 2-3 डिस्कस की हैं। एक बीमारी उसमें मिस हुई है कि हम घर में दूध बोतल से पिलाते हैं या स्प्राइट की बोतल या कोक की बोतल पिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डॉक्टर को तो पता है कि कैसे पिलाना है। जो आम नया जो हमारा क्लाइंट होता है उसको पता नहीं कि पिलाना कैसे, मुंह खोलता है वो बोतल डाल देते हैं, उस ज़बान को पकड़ लेते हैं और बोतल सांस की नाली में चले जाती है। तो मेरा ये है कि कोशिश करें जानवर को खुद से पीने दें, कोई बोतल वगैरह ना पिलाएं ताकि वो जानलेवा बीमारी में ना कन्वर्ट हो जाए। दूसरा, आपने सवाल पूछा है कि चिचड़ों वाला टिक्स, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है ना गर्मियों का, तो इसमें ना टिक्स ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं। उसको बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज या टिक बॉर्न डिजीज बोलते हैं। ठीक है। टिक्स इटसेल्फ भी प्रॉब्लमैटिक हैं। अगर जानवर के जिस्म पे लगे होंगे तो इरिटेशन काज करेंगे, इचिंग काज करेंगे, ये ब्लड सकी खून को चूसते हैं, इटसेल्फ भी प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरनाक क्या है कि ये कुछ बीमारियां जानवरों को ट्रांसमिट करते हैं। और सबसे बड़ी जो बीमारी आजकल हम फेस करते हैं उसमें थ्लीरियोसिस और बेबेजियोसिस वाला है। यानी अगर मैं कहूँ आउटडोर हॉस्पिटल में हर 5वां एनिमल वो थ्लीरियोसिस से पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कोशिश करें कि एनिमल फ्री फ्रॉम टिक्स हों। हाँ, और ख़ास तौर पे जो फार्मर्स के लिए मिली ये है कि वो एनिमल को तो एड्रेस कर लेते हैं टिक्स का, लेकिन जहाँ एनिमल रखे होते हैं उस जगह को एड्रेस नहीं कर रहे होते, तो वहाँ भी प्रॉपर स्प्रे करें ताकि जो टिक छुपते हैं, क्योंकि टिक्स ना नॉकटर्नल हैं, रात को नजर आते हैं, दिन में नजर नहीं आते। अच्छा। तो रात को हम हवेली में जाते नहीं जहाँ एनिमल बंधे होते हैं, और दिन में वो नजर नहीं आते। तो कोशिश करें उस जगह को भी अब एड्रेस करें जहाँ एनिमल आपने रखे हुए हैं, और एनिमल को भी टीके लगवाएं अगर उसमें टिक्स वाला इशू या टिक बॉर्न कोई डिजीज है। ठीक है। मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ कि वो जानवर को लेकर सारा दिन घूम रहे हैं। एक्स्ट्रा खिलाने की तो हमने बात करी ना, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाने, गलियों मोहल्लों में लेके घूमना है, जानवर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, अब कोशिश करें, क्योंकि अगर बच्चों ने लेके एक तो इसको लिमिट करें, और कोशिश करें अर्ली इन द मॉर्निंग या थोड़ा सा शाम के पहर लेके जाएं। जो पीक आवर्स है ना धूप के, ख़ास तौर पे उसमें अवॉइड करें, क्योंकि जानवरों में हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक भी हो सकती है। गर्मी ज़्यादा है तो अवॉइड करें इस चीज़ को अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन इसको लिमिट करें, क्योंकि एनिमल यूज टू नहीं होते इन चीज़ों के एनिमल, तो एनिमल जल्दी अंडर स्ट्रेस आ जाता है, फिर खाना पीना छोड़ देता है। ये जो जानवर हम अक्सर देखते हैं न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, अपना आप छुड़ाया भाग गए, क्या वो फील कर रहे होते हैं? मतलब एक्चुअली एनिमल डर जाता है, क्योंकि एनिमल गैदरिंग को, जब गैदरिंग देखते हैं, अक्सर आपने देखा कि बच्चे 5-10 मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, घरों में बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सम टाइम एनिमल डर जाता है, क्योंकि वो डेफिनेटली दैट्स व्हाई वी कॉल इट एनिमल। तो कोशिश करें कि मिनिमम लोग जाएं, और बच्चे आपको थोड़ी शरारत भी करते हैं, कि उसको स्टिक से मारने की कोशिश करते हैं, तो एनिमल थोड़ा सा इरिटेट होता है। जब इरिटेट होते हैं तो एनिमल भागने की कोशिश करते हैं। जैसे इंसानों में कुछ नफ्सियाती मसाइल होते हैं, हम कहते हैं ये पागल इंसान है, जानवरों में भी क्या कोई नफ्सियाती मसाइल और कोई पागल जानवर होता है ऐसे? नहीं, वो एक डिजीज़ होती है, इसको रेबीज बावलापन कहते हैं। उसमें दिमाग इफेक्ट हो जाता है। अगर जिस एनिमल को वो बीमारी हो जाए तो उसको कहते हैं, जिस तरह बावला डॉग कहते हैं कि ये रैबिट डॉग है, कि ये पागल कुत्ता है, इस तरह ये शीप गोट, ये गाय बकरियां, इवन सारे एनिमल में रेबीज वाला एलिमेंट हो सकता है। अगर दिमाग इन्वॉल्व हो जाए तो हम कहते हैं कि एनिमल बावला हो गया। तो सही। सो अक्सर कुर्बानी के बकरे को बार बार लोग नहलाई जा रहे होते हैं, तो ये प्रैक्टिस ठीक है? नहीं, नहलाना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि जो डेक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने घरों में ना
टैंकी बनवाई होती हैं। टैंकी में हम देख नहीं रहे होते, नहलाने का कॉन्सेप्ट ये है कि ताकि एनिमल को जो गर्मी महसूस हो रही वो कम से कम हो। तो टैंकी के पानी को हम फिंगर से पहले चेक कर लें, वी हैव टू मेक श्योर कि पानी गर्म तो नहीं है। तो हम ये चेक नहीं कर रहे होते, हम पानी टैप खोलते हैं और एनिमल पर डालना शुरू करते हैं, बजाय वो फायदे को उल्टा नुकसानदेह हो जाता है। तो नहलाने से पहले कोशिश करें पानी को चेक करें कि पानी कंफर्टेबल ओके है, फिर उसके जानवर को नहलाएं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि कुर्बानी के जानवर ना या तो मोशन ज्यादा करने लग जाते हैं या कैस ज्यादा करने लग जाते हैं, वो किस चीज के सिम्टम होते हैं? मोशन से ताल्लुक ये कि खुराक, क्योंकि हम ना उसको अनलिमिटेड दे रहे होते हैं। ठीक है। हर बंदा, चाहे घर में बच्चा है बड़ा है, कॉन्सेप्ट ये कुर्बानी के जानवर इसको खाने पीने से ना रोकें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको खाने में जो ग्रीन पाउडर है वो जितना मर्जी दें उसको, कंसनट्रेट है जिसमें दाने हैं, रात को रोटियां बची हैं या चावल बचे हैं, उनको अवॉइड करें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे डेफिनेटली उसका स्टोमिक बर्दाश्त नहीं करेगा और जानवरों को मोशन वाला एलिमेंट हो जाएगा। बाज़ दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा देंगे तो वो प्रोजेक्टाइल वोमिशन है, वो मुंह से भी निकलना शुरू हो जाता है थ्रू जुगाली के थ्रू ना, वो है। तो इससे अवॉइड करें ज़्यादा खाना। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ हम कहते हैं कि जी आपने जानवर को, कुछ लोग तो कूलर लगा के रख देते हैं, अच्छे खासे एसी वाली जगह पे रख देते हैं, तो ये प्रैक्टिस भी ठीक है? ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए आपने एसी में रखा हुआ है, कूलर में रखा हुआ है, इमीडिएट आप उसको धूप में ले जाते हैं। ये जो सडन टेम्परेचर का कम ये ज़्यादा होना, ये दोनों क्योंकि बॉडी ने एडजस्ट करना होता है, तो कोशिश करें कि कूलर लगाएं, इट्स ओके फाइन। एसी में रखें तो एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा आप रखें, क्योंकि बच्चों ने दोपहर के टाइम लेके जाना या मॉर्निंग में लेके जाना, फिर बॉडी की एक्सरसाइज से हीट पैदा होनी है। तो एकदम वो जो एसी से एकदम बाहर ना लेके जाएं, क्योंकि हीट का टेम्परेचर चेंज होती है, उससे एनिमल की सेहत पे इफेक्ट हो सकता है। वो जो जानवर को सजाने बनाने के लिए जेवरात पहनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, इरिटेशन तो नहीं होती जानवर उससे? ज़्यादा अगर पहना के देखें, अगर एनिमल अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो फिर कोशिश करें कि उतार दें। मतलब कोशिश करें एनिमल को उसके कंफर्ट जोन में रखें। अगर आपने 10 चीज़ें पहना दी हैं, एनिमल रात को सो रहा है तो उसको भी कामनेस चाहिए। अगर वो शोर आएगा तो माइट भी एनिमल डिस्टर्ब होगा, वो प्रॉपर रात को बैठ नहीं पाएगा, नींद नहीं कर पाएगा चीज़ों का। ठीक हो गया। अच्छा जी, जानवर लेने जब जाते हैं तो अक्सर टर्म जो यूज़ की जा रही होती है, दोंदा है, चोका है, छेका है, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि लोग इसमें भी धोखा दे जाते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि दोंदा जिसके 2 परमानेंट टीथ आए हो, चोका जिसके 4 परमानेंट टीथ आए हो, छेका कहते हैं इसके 6 टीथ आए हो ना। तो कोशिश करें कि जो दोंदा जानवर है उसके मुंह खोल के देखेंगे, जो 2 बड़े आपको सामने वाले सेंट्रल टीथ बड़े बड़े साइज के मिलेंगे। तो मोस्टली लोग दोंदा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका खाने में गोश्त लजीज काफ़ी होता है, चीज़ का एलिमेंट है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने मुंह खोल के जानवर का। अच्छा, अब बच्चे जो है ना, अक्सर मैं देख रही होती हूँ बार बार जानवरों का मुंह खोल रहे होते हैं, हाथ लगा रहे होते हैं, साथ खुद टच हो रहे होते हैं, तो इसमें केयर करनी चाहिए? कोई मसला हो सकता है अगर आप जानवर के साथ चिपक रहे हैं बार बार? फिर हैंड वॉश? डेफिनेटली जितना हम एनिमल को डिस्टर्ब करेंगे एनिमल स्ट्रेस में आएगा। स्ट्रेस का ताल्लुक एनिमल की फीड से है। एनिमल ने खाना पीना कम कर देना, वो एक टाइम पे बच्चों को दे दें 1 घंटे के लिए, उसके बाद जब वो खा रहा हो, खास तौर पर फीडिंग या पानी पी रहा हो, उस वक्त उसको डिस्टर्ब ना करें। अगर वो आपने खुराक डाली है, बच्चे भी साथ बैठे हैं, तो एनिमल थोड़ा सा शाई फील करता है, खाना पीना छोड़ देता है। तो अवॉइड करें जब फीडिंग के टाइम पे या एनिमल पानी पी रहा है तो उस वक्त हम थोड़ा अवॉइड करें। अगर कोई एनिमल बहुत लेथार्जिक रहता है, हर टाइम गिरा रहता है, तो वो क्या कोई खास सिम्टम्स है कि ये तंदुरुस्त जानवर नहीं है? नहीं, अगर जानवर को मोशन लग गए हैं, उसमें डिहाइड्रेशन हो की है, तो कोशिश करें जानवर को कोई ऐसी चीज़ है इमीडिएट हमारे पास यूआस में लेके हैं। हमने 24 घंटे हॉस्पिटल खोला हुआ, हम मेडिसिन भी दे रहे हैं क्लाइंट्स को है। तो कोशिश करें घर पे अपना इलाज ना करें, सम टाइम उसको हमें ड्रिप लगानी पड़ती है, आईवी फ्लूइड देना पड़ता है। लाजमी नहीं ओआरएस से हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर ओआरएस से मैनेज नहीं कर पाते तो सम टाइम क्रिटिकल केसेस में हमें उसको ड्रिप लगानी पड़ती है। तो कोशिश करें कि अपने एनिमल को किसी कंसर्न डॉक्टर को चेक करें बजाय खुद सेल्फ मेडिकेशन करने से। लोग ना, मैंने अक्सर देखा है कि जानवर अगर लग रहा हो ना कि बीमार है, खाना ठीक से नहीं खा रहा, तो पैनाडोल दे देते हैं, पैरासीटामोल पानी में डाल के दे देते हैं, तो ये प्रैक्टिस ठीक है? लेकिन जानवरों में देखिए, मैंने आपको बताया कि आपने पिलाने वाली कोई चीज़ नहीं देनी, क्योंकि देखिए हमारे पास जानवरों जितनी भी चीज़ें हैं हम पिलाने वाली चीज़ देते हैं, वो एड्रेस करते हैं जैसे उसकी लोकल GI ट्रैक के इशूज़ को अवॉइड करें। अगर आपने पिलाना भी है, आपने कोई सिरप देना भी है, तो कंसर्न डॉक्टर हो, उसकी ज़बान ना पकड़े। लेकिन हमारे पास वेटनरी में उसकी जो मिलती जुलती दवा, NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कोशिश करें
आप वेटरनरी डॉक्टर से लगवाएं, इसमें इसलिए हम प्रेफर नहीं करते ओरल दें। ओरल देने का मकसद ये होता है कि उनके सांस की नाली में न चल जाए, सांस की नाली में कोई चीज़ चली गई है वो जानलेवा बन सकती है, तो हम कोशिश करते हैं उसको इंजेक्टेबल पे रखें। चीज़ों देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों को ये मेरा मैसेज है कि हमारे पास, क्योंकि आप लोगों के लिए हमने अपना हॉस्पिटल को 24 घंटे कर दिया, कोई भी आपको हमारा फ़ोन कॉल ऑन है, कोई टेलीफोन कॉल अवेलेबल है, हमारे स्टाफ्स अवेलेबल मशवरा भी है, ले सकते मशवरा हैं। ले सकते हैं। Great. और कोई भी थोड़ा सा मसलो सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें और इमीडिएट हमसे कांटेक्ट करें। रात के चाहे 12 बजे या 2 बजे हमारा डॉक्टर हेल्पलाइन अवेलेबल है। नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे कि वो लोग जिनको लग रहा है कि उनका जानवर मैं हेल्पलाइन नंबर आपको दे दूंगा, आप नीचे चला दें। जरूर चेक कर जरूर लें, जी, मैं ठीक हो आपको गया जी। हम हेल्पलाइन नंबर शेयर कर देंगे आपके साथ। अगर आपको लग रहा है आपका जानवर बीमार है, खाना बिल्कुल नहीं खा रहा, लेथार्जिक है, या कुछ आपको लग रहा है कि वो सेहतमंद तंदुरुस्त नहीं नजर आ रहा, आप अच्छा जानवर लेकर आए थे, वो आते बीमार हो गया, तो आप लेके नहीं जा सकते, आप मशवरा जरूर कर लें कि आपको करना क्या है जी। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आई होप बहुत सारे लोगों के लिए ना ये क्वेश्चन था, मेरे अपने माइंड में ये क्वेश्चन था जब मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन कराना था। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिर्फ बच्चियों के स्कूल में अगर एडमिशन कराया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। को एजुकेशन जो है वो आगे चल के बहुत सारे मसाइल की वजह बनती है। अच्छा, अब इस पे आके ना अक्सर आप डबल माइंडेड होना शुरू हो जाते हैं जब आप अपने इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट देखना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया ख़ास तौर पे देखते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के प्राइवेट स्कूल्स के माहौल देखते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं आजकल जो इवन स्कूल से भी ये जो ड्रग्स से रिलेटेड ख़बरें सुन रही हूँ, वेप लेकर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इवन 6-7 क्लास के बच्चे बच्चियाँ, बहुत ही खौफनाक ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब जब हम पढ़ रहे थे, हमारा टाइम था, तो बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता था, एक मुकाबले वाली फ़िज़ा होती थी। और उस टाइम पे जब हम को एजुकेशन में थे तो लोग कहते थे कि भाई एक ग्रुप स्टडीज़ होती हैं, बच्चे बच्चियाँ साथ मिलकर पढ़ते हैं, तो एक मुकाबले का जो एलिमेंट है ना वो आता है, तो उस मुकाबले के एलिमेंट की वजह से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट अब सिचुएशन चेंज हो गई है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट कुछ जगहों पर इसके नताइज क्योंकि हम देख चुके हैं, हमें सोशल मीडिया ने बताया और दिखाया भी कि इसके बड़े खौफनाक नताइज निकले हैं। तो ये जो को एजुकेशन है, ये वो मुकाबले वाली फ़िज़ा, ये वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आने वाली फ़िज़ा, और बच्चियों को पता होना चाहिए कि जी किस तरह उठना बैठना किस माहौल में। हमने तो ये सुना था, लेकिन अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो हमारे पास जी माहिरीन मौजूद हैं जिनसे हम उनकी राय लेंगे। माशाल्लाह से 30 साल तजर्बा है उनका एजुकेशन से रिलेटेड। प्रोफेसर डॉक्टर कंवल खालिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर तालीम हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। मुश्किल टॉपिक है कुछ आज का। मेरे ख्याल से बीइंग अ मदर ना, मुझे बड़े लोगों ने कहा कि भाई बच्ची को एजुकेशन में ना कराना, तो क्या ये मशवरा ठीक था? पहली बात तो ये कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मेरी बड़ी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो जेन्युइन मसले हैं उनको हम फर्स्ट हैंड डील करें, उन पे बात करें, क्योंकि बात करना आपको पता है मसले का पहला हल की तरफ पहला कदम होता है। तो आई एम ग्लैड कि आपने इस सेंसिटिव मसले को छेड़ा है। दूसरी बात ये आ जाती है कि कहीं पे भी किसी भी मामले में हम ये नहीं कह सकते कि ये सब गलत है और ये सब दुरुस्त है, हमेशा इन बिटवीन होता है। आपका जो एजुकेशनल कैरियर है वो ज़्यादा आप में से छोटी हैं, यंग हैं, मैं उससे भी पीछे चली जाती हूँ, तो उस वक़्त भी हम लोगों ने को एजुकेशन में पढ़ा, काम किया। जहाँ तक स्कूलिंग का सवाल है तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। आपने अभी अपनी बच्चों की बात की तो मेरे जहन में एकदम से स्ट्राइक हुआ आप जब गुफ्तगू कर रही थी कि मेरा जो क्लास 1 से 5th तक का जो सफ़र है वो को एजुकेशन का था, और उसके बाद फ्रॉम 6th till 10th मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो तब तक का सफ़र जो था हमारा फिर ऑल फीमेल में था। ठीक है। अच्छा, इंटर फिर मेरा ऑल फीमेल में, और फिर मेरा जो BFA था दैट वाज द को-एड। ओके। और मैं मेरा ख्याल वाज एग्जैक्टली 18 जब मैं को एजुकेशन में पहुंच चुकी हुई थी। कहने का मकसद ये है कि जो जेनजी हमें प्री हिस्टोरिक समझती है ना, तो हमने ये सारे एक्सपीरियंसेस पर्सनली किए हुए हैं एंड वी हैव बीन थ्रू दैट।
तो उसको देख के मेरे जहन में ख्याल आया कि देर वाज सर्टन लेवल्स जहाँ पे कि कहीं पे तो आपको आगे किया गया कि कोएड चले, लेकिन कुछ सालों में उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया गया और उसके बाद फिर एक वक्त आया जबकि को एजुकेशन में आप फिर आ गए। अच्छा, मैं एक दिलचस्प बात ये बताती चलूँ कि मेरा ख़ानदान जो है वो काइंड ऑफ प्रोफेसर्स का है। मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर ही थे। अब आके जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे उसमें जगह जगह विजडम दिखाई देती है। फिफ्थ तक देखिए कि आई वॉज 10-11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तब तक को एजुकेशन रही, हमने लड़कों से लड़ाइयाँ भी की कभी उनके साथ भड्डे पड़ गए, हमारे पड़ गए, तो एक बड़ा मज़े का जो था ना, तो वो जो एक नॉवेल्टी थी ना कि लड़का, वो हमारे जहनों से निकल गया। ठीक है। अच्छा, 6th से 10th तक इट वाज ऑल फीमेल। वो लड़के और लड़की दोनों की एक बड़ी डेलिकेट एज होती है जिसमें कि आपको खुद नहीं पता होता आपके साथ हो क्या रहा है, एग्जैक्टली, बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। Yes. एडोलेंस का जो पीरियड है वो एक बड़ा ही, मैं कहती हूँ कि बड़ा मुश्किल पीरियड होता Yes. है बच्चे और बच्ची दोनों Tricky के होता है लिए, बड़ा। जिसके ऊपर कि हम कभी बात नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ कि उस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, वो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है और समटाइम टीचर्स के लिए भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो होती है, जो पेरेंट्स के साथ भी होती है। टीचर तो चलो फिर कोई 10 सालों से बच्चे डील कर रहा है ना, हम तो ट्रायल एंड एरर पे सीख रहे होते हैं। मतलब मैंने जो लोग कहते हैं 16, मेरे घर में तो 13 की मुसीबत थी। अच्छा, मतलब माशाल्लाह व्हेन माय डॉटर्स टर्न 13 तो हर दूसरे दिन नोबडी लव्स मी आई वांट टू डाई वाली सिचुएशन व्हेन दे वर 13 एंड 14। उसमें मैं कहती हूँ कि हमारे माशरे में पेरेंटिंग के लिए कोई सिलेबस नहीं है। एग्जैक्टली, अग्री। हम बस करते हैं तो सीखते चले जाते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर कहीं पे मुझे एकेडमिकली किस लेवल पे बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ फादर का कोई एक छोटा सा चैप्टर भी होता तो शायद मैं उससे कुछ अच्छा, सीख इस लेती। स्टेज पे आपको इर्द गिर्द वाले लोग भी बड़ा सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, अच्छा, आपको वो हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से ले रहा होता है, कोई दोस्ती में ले रहा होता है, कोई सही बात दुश्मनी है। में ले रहा होता है। Exactly. तो इसलिए एकेडमिक एक समथिंग एक न्यूट्रल होती है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये मैं चीज़ें अब क्यों मतलब पॉइंट आउट कर पा रही हूँ अपनी पेरेंटिंग में। आई हैव बिकम अ ग्रैंड पेरेंट नाउ। अब मैं जिस तरह अपनी ग्रैंड डॉटर को हैंडल कर रही हूँ, मैं 90% सोचती हूँ कि काश ये मुझे सारी टेक्निक्स पहले पता होती ग्रेट। और मैं अब जैसे उसको लेके चल रही हूँ, तो मैं ये सारी जो मेरी एक लर्निंग है, ये जो उसमें आई हैव गॉट Miss माशाल्लाह कर दिया। 4 बच्चे हैं, तो चारों के साथ जो है मतलब, तो वो एक तो ये बात बड़ी अहम है। और जो आपने बात की ना को एजुकेशन की, को एजुकेशन में सबसे पहली चीज़ इंस्टीट्यूशन से बढ़ के आपका घर मैटर करता है। अच्छा, वो किस तरह? वो इस तरह मैटर करता है कि को एजुकेशन में लड़का और लड़की दोनों एक घरों से निकल के आ रहे होते हैं। अब देखने वाली बात ये कि उस घर का माहौल क्या है। हम असातिज़ा पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देते हैं, लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं कि वो स्कूल और इंस्टीट्यूशन में तो 6 से 7 घंटे है, बाकी के जो उसके घंटे हैं 24 में से वो घर में हैं। एक बात और, वहाँ पर एक बड़ा डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट है। घर में अगर लड़के ने ये देखा कि उसका बाप हमेशा उसकी माँ की तजलील कर रहा है, उसकी बहन को बुरा कह रहा है, तो आप ये देखें कि वो समझेगा कि ये तो नॉर्म है, ऐसे तो ऐसे ही होता है। लड़की अगर ये देखे कि जी मेरी माँ ने तो कभी किसी की सुनी नहीं है और वो तो अपनी मर्जी करती है, तो उसके लिए वो भी एक नॉर्मल रूटीन होगी। अब आप यहाँ पे देखें, ना भी उस्ताद का रोल आया है, एग्जैक्टली, ना भी क्लास फेलो का रोल आया है, ना स्कूल का भी रोल आया। सही। वो जो उसने माहौल देखा, हाँ, वो लड़का जिसने देखा कि मेरा बाप जो है वो मेरी बहन की बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरी माँ को मोहब्बत और इज़्ज़त से बुलाता है, मेरे साथ एक बराबरी की बेस पे बात करता है। एक बात, इस सारे सिनेरियो में लड़की के लिए घर का माहौल लड़के से भी 50 गुना ज़्यादा अहम है। रीज़न बीइंग कि जब वो ये देखती है कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत कर रहा है, मेरा भाई मेरी इज्जत कर रहा है और घर में मेरी एक से है,
तो उसको जो वैलिडेशन चाहिए ऑपोजिट सेक्स से वो उसको घर में ही मिल गई। ग्रेट, बहुत जबरदस्त पॉइंट आपने दिया। उस वैलिडेशन को ढूंढने के वो लिए बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, अब बाहर वाला क्या है? बाहर जो होता है वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो आपको थोड़ी सी फ्रैंक कहते हैं, वो दाना फेंक के देखते हैं सही कहा आपने। कि क्या ये इस तरफ आएगी। हाँ, अच्छा, वो सब चीज़ें जब उसको घर में मिली होती हैं तो फिर उसको परवाह नहीं। कि उसका बाप उसके लाड देख रहा है, भाई उसके साथ जो है वो कर रहा है, सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट। एज अ गर्ल चाइल्ड वो घर में इफ शी इज़ वेल रिस्पेक्टेड। तो सबसे पहले बात की है जी डॉक्टर साहिबा ने पेरेंटिंग की। ये 2-3 चीज़ें गौर कर लें, बाद में फिर आप हम कहते हैं नहीं जी ये तो को एजुकेशन की वजह से हो गया, ये तो स्कूल का लेना देना था। नहीं, सबसे पहले पेरेंटिंग, बोथ मदर और फादर दोनों का रोल होता है। फिर लड़की लड़के पे वो चीज़ें असरअंदाज हो रही होती है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये है कि बच्चों को एजुकेशन दिलवानी चाहिए, दौरे हाजिर की ये ज़रूरत है, या फिर इससे नुकसानात हो रहे हैं। वो जो हम कह रहे हैं ना, इखलाकियात ख़त्म होती चली जा रही हैं, बच्चों में डर खौफ बड़ों का ख़त्म होता चला जा रहा है, बच्चे आपके दूसरे रास्तों पर चल रहे हैं। तो क्या इसकी रीज़न को एजुकेशन है? मेरा ख्याल है कि एक अकेली को एजुकेशन को आप कतअन ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस माशरे में इस वक्त हम रह रहे हैं, जिस तरह लड़कियां और लड़के एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें मैं समझती हूँ कि को एजुकेशन जो है वो आपके लिए एक बड़ा सपोर्टिव टूल हो सकती है कि अगर आप एक अच्छे देयर इज पढ़ ए रहे हैं। सेगमेंट जो लोग ये कहते हैं कि जो बेशर्मी और बेहयाई, ये जो सोशल मीडिया पर इतना नजर आ रहा है, लड़की लड़का ये बैठे है, ये बैठे है, ये बैठे, यूनिवर्सिटियों में चले जाओ तो आजकल यही माहौल है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि जो ये बैठे वाला काम है ना, ये हमारे दौर में भी बहुत था। कि आप साथ बैठे नहीं, और मसले जो है ना वो इर्द गिर्द के लोगों को बहुत होते थे। तो साथ बैठने में किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है। अब मसला ये आ जाता है कि साथ बैठ के हो क्या रहा है। अब इसमें एक जो अहम चीज़ आ गई है और इस पर मैं बड़ी ओपनली बात करूंगी, वो ये कि आपने कहा कि जी बड़े जो हैं वो उनकी कोई रिट नहीं रही, उनकी कोई से नहीं रहे। एक जो स्लोगन हमने अडॉप्ट कर लिया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, नहीं, एज इज़ मच मोर देन दैट। आप सामने बैठी हैं, मैं अगर आपसे बात करूं कि आज से 10 साल पहले वाली आप या 20 साल पहले वाली मेरे में कोई फ़र्क नहीं है, ये हो नहीं सकता। बहुत ज़्यादा है। हमने बहुत सी चीज़ें देखी, ऑब्ज़र्व की, और उसके बाद हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो आपके जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो कहीं से हो के वहाँ तक पहुँचे No हैं। doubt. तो एक तो हमारे मीडिया में, हमारे ड्रामों में, हमारे इश्तिहारों में जो है उन्होंने कह दिया कि जो माँ बाप नुमा चीज़ हैं, इनसे बड़े अहमक कोई नहीं है, और वो जालिम तरीन हैं, और उनको तो पता ही कुछ नहीं है इस पूरी दुनिया का। मुझे सोशल मीडिया का सब कुछ पता है, मैं जानती हूँ कि इस वक्त दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, अक्सर पेरेंट्स को पता है। तो एक तो ये चीज़। दूसरी बात ये हुई कि हमारे इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस में ख़त्म होता जा रहा है। और मैं बड़ी आपको एक टेक्निकल बात करूँगी, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस चीज़ से मेरी शायद इख्तलाफ हो, लेकिन मैं आपको ब्लैक एंड वाइट में बात करा रही हूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने असातिज़ा के पीछे से हाथ उठा दिया। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे से हमने 5 लाख सेमेस्टर का ले लिया है वो अब हमारा डेमी गॉड है, और इसकी कोई हरकत, कोई बात, कोई चीज़ उस्ताद एज अ टीचर चेक नहीं कर सकता। हो। और जब वो चेक नहीं करता, उस्ताद भी कहता है कि ठीक है भाई, मैं भी क्यों चेक करूं, क्योंकि जब वो चेक करेगा तो एडमिन ने उस्ताद को गलत कहना है। एक तो ये सिचुएशन आ गई जिसमें कि एक बहुत बड़ा गैप आ गया, और शागिर्द ने ये समझना शुरू कर दिया। देखिए, मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाती हूँ, प्राइवेट में भी जाती हूँ। उसने ये सोच लिया कि ये जो सामने आके मेरी क्लास में खड़ा हुआ है, इसकी तनख्वाह मेरी फ़ीस से जा रही है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर, क्यों उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इम्प्रेशन दिया। बिल्कुल सही कहा एक तो ये बहुत मसला हुआ। अच्छा, दूसरी साइड हुई कि हमारा उस्ताद जो है ना, उसमें शागिर्द के लिए कहते हैं ना एम्पैथी और मोहब्बत, वो कुछ ख़त्म हो गई है। मतलब लाइक एक बड़ा खूबसूरत सा ताल्लुक़ था, और वो सिंपैथी मैं अब उस्ताद में नहीं देखती हूँ। तो और शायद इसलिए कि वो उसको मुआशरा हमारा कुछ वो चीज़ें ना बिल्कुल ही अलहदा डगर पे उसकी सादी सी मैं आपको बात करती हूँ कि हमारा मुआशरा जो है वो उस्ताद को कितनी को तकरीम और ताज़ीम दे अग्री रहा है। 100%। माँ बाप जो हैं
पहले होता था, वो भी एक एक्सट्रीम थी, वो कहते डर थे जी होता था ना उस्ताद नहीं, और का। सबसे बड़ी बात ये कि माँ बाप एक कहते थे respect कि ये थी। बच्चा जो है वो उस्ताद पे ट्रस्ट करते थे। अब माँ बाप ट्रस्ट नहीं करते, वो उस्ताद से आके सवाल करते हैं एग्जैक्टली कि हाउ डेयर यू डू दिस टू माई चाइल्ड। तो फिर उस्ताद भी कहते हैं कि जी चलें ठीक है। सो हमें इन चीज़ों पे बहुत बात करने की ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आई एम ग्लैड कि यहाँ पे मैं कहीं इस हवाले से बात कर रही हूँ। बात करेंगे तो शायद मसलों के हल भी मिल जाए, सही। लेकिन इस वक्त तो एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम समझते हैं अच्छे स्कूल में, नामवर स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दिया तो मसले हल। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो जो नामवर स्कूल हैं, उनकी नामवरी का जो हमारा बेंचमार्क है वो उस स्कूल की फ़ीस है। हाँ जो जितनी ज़्यादा फ़ी ले रहे हैं, हम समझते हैं कि वो स्कूल जो है वो बड़ा शानदार काम कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। एक और बात जो कि मैं बहुत एक कड़वी सी बात ही कहूँगी, बीइंग अ पेरेंट इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वंस अ पेरेंट यू आर पेरेंट टिल द डे यू डाई। यस ये कहते हैं ना कि पैदा होने से लेके आपके मरने तक ये सफ़र चलता है। वो पेरेंटिंग की जो एक ड्यूटी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी लगे या बुरी लगे, ये एक चीज़ मौजूद है। बिल्कुल सही कहा आपने। उस्ताद का भी यही काम होता है, उस्ताद की भी एक ड्यूटी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे, माँ बाप कहें कि मैं उस्ताद पे जिम्मेदारी डाल दूँ, उस्ताद कहे मैं माँ बाप दोनों पे। का अलग रोल है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि आई एम अ मदर ऑफ ग्रोन अप चिल्ड्रन। जो बच्चे तो रहे नहीं माशाल्लाह, दे आर ऑल इन देयर प्रोफेशंस, लेकिन अभी पीछे तो मेरी बेटी चाइना गई हुई थी और वो बायर है एक बड़ी ब्रांड की, और वहाँ परचेजेस कर रही है। रात को 1-1:30 बजे शी वॉज होम सिक, शी वॉज फीलिंग लोनली, एंड काम बहुत था। और मैं ना का अच्छा, आई वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि मेरी अपनी बहुत प्रोफेशनल लाइफ हैक्टिक है। मैं उसे 1-1.5 घंटा बात करती थी। अच्छा, बात करने के बाद जब मैंने फ़ोन बंद किया, और मैं उसको बड़ी मतलब अमूमन हम दोनों, मैं उसको बहुत डांटती भी हूँ, हाँ लेकिन उस दिन मैंने उसको आई ट्रीटेड इट लाइक कहते हैं किड ग्लव के साथ। अच्छा, जब मैंने फ़ोन बंद करके मैं बेड की तरफ आ रही, बेड से निकला ही सब सोए हुए थे, मैंने कहा यार दिस इज़ द साइकोलॉजिस्ट। हाँ कि बाय द टाइम मैंने उसको पहले समझा बुझा के, आखिर में उसको मैंने कहा बेटा वो माँ वाली बात, ये 2 आयतें पढ़, हाँ 2 नफल पढ़ और बेटे सो जाओ। सुबह मैंने मैसेज किया, मैंने कहा नींद आई थी, कहती माँ आई स्लेप्ट वेरी वेल। ये रोल है माँ बाप को, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, यही रोल है असातिज़ा का। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे पास मेरी एमफिल और पीएचडी की लड़कियाँ, वर्क प्लेस पे उनकी हरासमेंट्स होती हैं, दे कम टू मी। मैं दुनिया के सारे काम छोड़ के आई सिट विद देम, क्योंकि मुझे प्रोफेशनली आई नो हाउ टू टैकल दीज बिल्कुल, सिचुएशंस। बिल्कुल। कि आपने बॉस को नाराज़ भी नहीं करना, हाँ लेकिन आपने उस सिचुएशन से भी कैसे बाहर निकलना है। तो फिर देन दे कम बैक टू मी एंड देन दे टॉक टू मी कि मैडम जो आपने बताया था हमने ऐसे ऐसे किया एंड इट हेल्प मी आउट। ग्रेट। ये 2 रूल्स हैं। हाँ अगर आप रोल ये अडॉप्ट कर लें, 2 चीज़ें समझ लें, एहसास ज़िम्मेदारी और मोहब्बत के साथ, ड्यूटी के साथ नहीं। क्योंकि जो मुझे सैलरी पैकेज मिल रहा है वो तो इतना दुखी है कि ना पूछो, बट आई हैव माई लव फॉर माई स्टूडेंट्स। Great. सो दिस इज़ द सोल्यूशन। इसी तरह जो पेरेंटिंग है, वो कहते हैं जी थैंकलेस जॉब है, नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मैं जब अपने बच्चों को देखती हूँ एंड द वे दे कनेक्ट एंड नाउ शी इज़ बैक, और वो इतने खूबसूरत मेरे लिए, मतलब शी बॉट मी सो मेनी प्रिटी थिंग्स एंड आई सेड मुझे नहीं चाहिए, वो लेकिन मोहब्बत से ही बच्चे देख लेना तो आप ज़बरदस्ती बर्थडेज पे लेके जाना, ज़बरदस्ती। अच्छा, उस वक्त माँ बाप हम कह रहे होते क्या फजूल खर्ची कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बट टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, आई लव दैट। बिल्कुल ऐसे व्हेन ही। आई एम बीइंग पैम्पर्ड, व्हेन आई एम बीइंग लव्ड बाय माय चिल्ड्रन, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि वो जो रातें जागी थी, वो अब आपको वापस पलट के मिल रही है। बिल्कुल लेकिन आपने ये ठीक रिश्ता है मोहब्बतों का और रिश्ता है जिम्मेदारियों का। अपने बच्चों की केयर कीजिए, उनको टाइम दीजिए। मेरे ख्याल से बोथ टीचर्स एंड पेरेंट्स, अब वो ताल्लुक मोहब्बत वाला, कनेक्शन वाला कम हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।